AIAPGET 2023 ऑल इंडिया आयुष पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट, ये होम्योपैथिक सब्जेक्ट्स का सॉल्व पेपर है। सब्जेक्ट वेटेज देखा जाए तो टोटल 120 क्वेश्चन हैं, जिसमें 64 अलाइड सब्जेक्ट्स, जिसका वीडियो दूसरे सेक्शन में है, एंड 56 व होम्योपैथिक सब्जेक्ट्स। उन सब्जेक्ट्स में भी मटेरिया मेडिका 18 क्वेश्चंस, ऑर्गेनल 16, रिपर्टरी 16 एंड फार्मेसी 6। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस मटेरिया मेडिका से है। मटेरिया मेडिका क्वेश्चन नंबर 1, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। लिस्ट 1 में मेडिसिन है एंड लिस्ट 2 में सलाइवा का टाइप है। लिस्ट 1 पल्स्टिला, नाइट्रिक एसिड, इग्नेशिया, कालीबाइक्रोम, एंड लिस्ट 2 विसिड सलाइवा, सार सलाइवा, ब्लडी सलाइवा, स्वीट सलाइवा। These are the options. And the answer is pulsatilla, sweet saliva, nitric acid, bloody saliva, ignatia, sour saliva, and calibichrome, viscid saliva. पल्स्टिला इसका कॉमन नेम विंड फ्लावर है, तो उसका सलाइवा जो होगा वो स्वीट होगा, सो स्वीट सलाइवा। ये पल्स्टिला का फ्लावर है, तो जिस तरफ विंड का डायरेक्शन रहेगा वैसा ही इसका डायरेक्शन हो जाता है फ्लावर का, इसलिए इसको विंड फ्लावर कहते हैं। नाइट्रिक एसिड, ब्लडी सलाइवा, इग्नेशिया हमारा सार टेस्ट होगा माउथ में बिकॉज ऑफ सलाइवा, सो सार सलाइवा। एंड कैलिबाइक्रोम विसिड सलाइवा, विसिड यानी स्टिकी, तो जो सलाइवा होगा वो स्टिकी होगा। क्वेश्चन नंबर 2, फॉलोइंग होम्योपैथिक ड्रग्स आर डिराइव्ड फ्रॉम यूफोरबिएसी फैमिली एक्सेप्ट क्रोटनटिक, यूक्लिप्टस ग्लोबुलस, एकेल्फिया इंडिका, जेटोफा। एंड द आंसर इज यूक्लिप्टस। तो फैमिली वाइज देखा जाए एकेल्फिया इंडिका, क्रोटनटिक एंड जेट्रोफा, ये तीनों जो है वो यूफोरबिएसी फैमिली का है, बट यूक्लिप्टस जो है वो माइट्रेसी फैमिली का है। इसका की कॉमन नेम ब्लू गम लिव्स भी कहते हैं। यूक्लिप्टस ग्लोबुलस इसको कि सॉदर्न ब्लू गम या फिर ब्लू गम भी कहते हैं। ये यूक्लिप्टस ट्री है, फ्लावर, एंड द लास्ट वन इज फ्रूट। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी एडिशंस ऑफ एलन्स कीनोट हैज बीन completed बिफोर ही डाइड? 3, 6, 2, 4। एंड द आंसर इज 2। तो ये प्रीफेस में है, प्रीफेस ऑफ थर्ड एडिशन में डॉक्टर एलन डाइड बिफोर अ थर्ड एडिशन, यानी कि उसके बाद का जो एडिशन था वो पोस्ट्यूमस था, बट जो फर्स्ट एंड सेकेंड एडिशन है वो तभी पब्लिश हुआ था जब एलन अलाइव थे। क्वेश्चन नंबर 4, दिस मेडिसिन हैज़ अ स्पेसिफिक प्लेस इन द ट्रीटमेंट ऑफ डिसेंट्री एंड द सिम्टम्स आर वर्स बाय फूड एंड ड्रिंक। चिलिडोनियम, ट्रॉम्बिडियम, ब्रोमियम, लिथियम कार्ब। एंड द आंसर इज ट्रॉम्बिडियम। पूरा नाम है ट्रॉम्बिडियम मस्का डोमेस्टिका, जिसका कॉमन नेम है रेड एक्रेस ऑफ द फ्लाई। इट हैज़ अ स्पेसिफिक प्लेस इन द ट्रीटमेंट ऑफ डिसेंट्री एंड सिम्टम्स आर वर्स बाय फूड एंड ड्रिंक। तो ये सिम्टम्स जो है वो ट्रॉम्बिडियम का है। ये ट्रॉम्बिडियम इंसेक्ट है, ट्रॉम्बिडियम मस्का डोमेस्टिका। क्वेश्चन नंबर 5, द मेडिसिन फॉर डिसेक्टिंग वुंड्स, insect stings, bad effect of vaccination is Salisia, Thuja, Cotellus, and Timtat. And the answer is Cotellus hoidus. बैड इफेक्ट ऑफ वैक्सीनेशन सब में है, बट ये एग्जैक्ट लाइन जो है वो कोटेलस का है। सो बैड इफेक्ट्स ऑफ वैक्सीनेशन एंड डिसेक्टिंग वुंड्स, इंसेक्ट स्टिंग्स, ये लाइन कोटेलस का है। कोटेलस का कॉमन नेम रैटल स्नेक है। सो ये कोटेलस हॉइडस है, जो टेल है उस पर रैटल लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसके कारण जब कोटेलस हॉइडस स्नेक चलता है तो रैटल जैसा साउंड आता है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड रैटल स्नेक। क्वेश्चन नंबर 6,
Which of the following nosodes have a predominantly hemorrhagic tendency? Elapscore, bovista, Sickle, lachesis. And the answer is Sickle core. तो ऑप्शन में नोसोड लिखा हुआ है, इसलिए जो दो ऑप्शन है इलैप्स एंड लैकेसिस, ये वैसे भी नहीं होता क्योंकि इलैप्स और लैकेसिस दोनों जो है वो एनिमल किंगडम का है, ना कि नोसोड है. एंड जो सिम्टम है वो सिकेल का है. इट हैज़ हेमरेजिक डेथेसिस. दिस इज सिकल कॉल. एगो ट्राई. Question number 7. Given below are two statements. Rattlesnake millivert is the common name of ruta, and statement 2, alum roots is common name of senega. They are the options. Both statement 1 and statement 2 are correct. Statement 1 and 2 are incorrect. Statement 1 is correct but statement 2 is incorrect. Statement 1 is incorrect but statement 2 is correct. And the answer is both statement 1 and 2 are incorrect. तो रूटा का कॉमन नेम रू बिटरवर्ट है. तो जो लाइन है रैटल स्नेक मिलरवर्ट इज़ द कॉमन नेम ऑफ रूटा जी, ये स्टेटमेंट गलत है. एंड सेनेगा का कॉमन नेम स्नेक वर्ट है, तो एलम रूट्स इज कॉमन नेम ऑफ सेनेगा, ये लाइन भी गलत है. दिस इज रूटा. रूटा ग्रेवियोलेंस, इट इज ऑल्सो कॉल्ड रू और हर्ब ऑफ ग्रेस. जो ऑप्शन में था दैट इज एलम रूट, उसका एक्चुअल नेम हेंचेरा है, उसको एलम रूट बोलते हैं. हेंचेरा ऑल्सो कॉल्ड एलम रूट और कोरल बेल्स. ये हेंचेरा है. एंड जो दूसरा नाम है रैटल स्नेक रूट, उसका एक्चुअल नेम है नेबेलस प्रीनैंथस सर्पेंटेरेना. सर्पेंट का मतलब ही होता है स्नेक, दैट्स वाई स्नेक है स्नेक रूट. दिस इज नेबेलस प्रीनैंथस सर्पेंटेरिया. क्वेश्चन नंबर 8. A victim of road accident was brought to the emergency in the following state. The patient was semi-conscious, tossing in bed and fearful of being touched. Head was hot with cold body. The most likely indicated medicine is arsenic album, aconite, arnica or rustux. And the answer is Arnica montana. Arnica montana, इसका कॉमन नेम लेपर्ड्स बेन है. It has great fear of being touched, unconsciousness, the face or head and face alone is hot and the body cool. तो ये सारे सिम्टम्स जो है वो आर्निका का है. क्वेश्चन नंबर 9. Contradictory characteristics of this medicine are mania and melancholia, insomnia and sopor. तो ये दोनों जो सेट है वो जस्ट अपोजिट है. ये सिम्टम किसका है? सिंकोना, इपिकैक, वेरेट्रम एल्बम और ट्यूबरकुलाइनम. And the answer is tuberculinum. Tuberculinum, माइंड में contradictory characteristic of tuberculinum are mania and melancholia, insomnia and sopor. Question number 10. Select the most appropriate medicine for the following symptoms. Violent neuralgia about face and teeth, running towards air at night, worse eating, better near hot stove. Merxol, Spizellia, Macphos, Mesothelium. And the answer is Mesothelium. Mesothelium, इसका कॉमन नेम स्पर्स ऑलिव है. Violent neuralgia about face and teeth, running towards ear at night, worse eating, better near hot stove. तो ये एग्जैक्ट लाइन मेसोथेलियम का है. क्वेश्चन नंबर 11. The advice to avoid to take milk should be given to patient while prescribing which among the following medicine? Iodine, bromine, fluoric acid, rustux. And the answer is bromine. ब्रोमीन में रिलेशनशिप में लिखा हुआ है अवॉइड मिल्क व्हेन टेकिंग ब्रोमियम. क्वेश्चन नंबर 12.
Want of breath in those engaged in athletics sports, in old people, in those who use tobacco and whiskey to excess. Options are coca, bromium, castricum, opium. And the answer is coca. कोका का ये एग्जैक्ट लाइन है, वांट ऑफ ब्रीथ इन दोज इंगेज्ड इन एथलेटिक स्पोर्ट्स, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ इन ओल्ड पीपल, इन दोज हु यूज टोबैको एंड विस्की इन एक्सेस. Question number 13. Which of the following medicines have aggravation on lying on left side? A. Ceanothus americanus, B. Pulstilla, C. Muriatic mag, D. Phosphorus. These are the options. And the answer is A, B and D. So Ceanothus americanus में भी है, Pulstilla में भी है and Phosphorus में भी है. Ceanothus में a left sided remedy generally and modality में lying on left side. Pulstilla में भी worse from lying on left side. Phosphorus worse while lying on left. तो ये तीनों ही मेडिसिन में लेफ्ट साइड में लाई करने से प्रॉब्लम होगा, एग्रीवेशन होगा. जबकि म्यूरेटिक एसिड में बेटर बाय लाइंग ऑन लेफ्ट साइड, उसमें एग्रीवेशन नहीं होता है बल्कि एम्यूलेशन होता है. जो स्टेटमेंट है एग्रीवेशन लाइंग ऑन लेफ्ट साइड, ये नहीं होगा बल्कि एम्यूलेशन होगा. क्वेश्चन नंबर 14. आइडेंटिफाई द मेडिसिन फॉर द फॉलोइंग सिम्टम्स. पेशेंट इज डेबिलिटेटेड, concussion of brain, where skin is cold, body bathed with cold sweat, and also craving for alcohol. Options are sulfur, syphlinum, sulfuric acid, nux vomica. And the answer is sulfuric acid, that is sulfuricum acidum. Sulfuricum acidum, the debility with craving for stimulants, concussion of brain, where skin is cold, body bathed in cold sweat. ये सारा लाइन सल्फ्यूरिक एसिड का है. क्वेश्चन नंबर 15. Asthma relieved by profuse perspiration is a symptom of which medicine? Hypericum, Natrum-mur, Soranum, Merxol. And the answer is Hypericum. Hypericum perforatum, इसका कॉमन नेम सेंट जॉन्स वर्ट है. रिस्पायरेटरी में एजमा वर्स बाय फॉगी वेदर, जो कि केंट का लाइन भी है, सिंगल रूब्रिक, एंड डिलीवर्ड बाय प्रोफ्यूज पर्सपायरेशन. एजमा इन फॉगी वेदर हाइपेरिकम है, केंट रिपर्टरी में रूब्रिक है, सिंगल मेडिसिन इन माइंड सेक्शन. क्वेश्चन नंबर 16. नेम द मेडिसिन व्हेन कंप्लेंट्स स्पेशली डायरिया डेवलप ड्यूरिंग द क्लोजर ऑफ समर when days are hot and nights are cold. Brainia, Natrum sulf, Rustux, Dulcamara. And the answer is Dulcamara. Dulcamara का कॉमन नेम बिटर स्वीट है, क्योंकि इसका टेस्ट कभी बिटर लगता है कभी स्वीट लगता है, दैट्स व्हाई इट्स नेम्ड बिटर स्वीट. इसका लाइन है हॉट डेज एंड कोल्ड नाइट्स टुवर्ड द क्लोजर ऑफ समर, एंड जो कंप्लेन होगा दैट इज स्पेशली डायरिया. Question number 17. Which of the following medicines have fear of being alone? Gelsemium, Beta-carb, Phosphorus, Carbo animalis. And the answer is Phosphorus. So Phosphorus का लाइन है dread of death when alone. Fear of being alone बहुत सा मेडिसिन में है, एंटीमटैट में भी है, लाइकोपोडियम में भी है, रेडियम ब्रोमेटम में भी है, बट जो ऑप्शन था उसमें सिर्फ फॉस्फोरस है, सो फॉस्फोरस. Question number 18. Distinct consciousness of heart. It feels tired as if enlarged, pulsating, constant in ears, preventing sleep are the symptoms of which medicine? Pyrogen, Natrum-mur, Gelsemium, Digitalis. And the answer is Pyrogen. Pyrogenium का symptom है distinct consciousness of heart. It feels tired as if enlarged, pulsating, constant in ears, preventing sleep. Organelle. Question number 19. Most appropriate regimen during treatment of chronic disease
इज ऑब्लिक आर इंटेलेक्चुअल रिक्रिएशन, एक्टिव एक्सरसाइज इन ओपन एयर in almost all kind of weather, nutritious and medicinal food and drink, removal of obstacle to cure. These are the options, and the answer is all. A, B, C, D, all. Intellectual recreation, active exercise in open air in almost all kind of weather, nutritious and medicinal food and drink, removal of obstacle to cure. ये सेक्शन 261 में है. The most appropriate regimen during chronic disease for the removal of such obstacle to recovery, intellectual recreation, active exercise in open air in almost all kind of weather, and nutritious and medicinal food and drink. तो ये सारा होगा. So intellectual recreation, yes. Active exercise in open air in almost all kind of weather, yes. Nutritious and medicinal food and drink, and removal of obstacle to cure. ये सारा रेजिमेंट मेंशन्ड है. सो ऑल आर करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 20. मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2. लिस्ट 1 में डिजीज़ है एंड लिस्ट 2 में एफोरिज्म है. लिस्ट 1 मेंटल डिजीज़, अल्टरनेटिंग डिजीज़, इंडिस्पोजिशन, इंटरमिटेंट फीवर. लिस्ट 2 एफोरिज्म 232, एफोरिज्म 210, एफोरिज्म 235, एफोरिज्म 150. These are the options. And the answer is mental disease aphorism 210, 210 से 230 तक है. अल्टरनेटिंग डिजीज aphorism 232, indisposition 150, intermittent fever 235. aphorism 210 में मेंटल डिजीज है, सो मेंटल डिजीज aphorism 210 सही है, यहीं से शुरू हुआ है. वन साइडेड डिजीज, डिजीज विथ टू मेनी सिम्टम्स एंड चीफली ऑफ क्रॉनिक नेचर, उसके अंडर में आता है मेंटल डिजीज़. जब बहुत कम प्रिंसिपल सिम्टम मिले, ये दो तरीके का होगा, इंटरनल कंप्लेन एंड एक्सटर्नल कंप्लेन. अगर एक्सटर्नल कंप्लेन का बात करें तो उसको लोकल डिजीज़ कहेंगे या फिर लोकल मैलेडीज़ कहेंगे. इंटरनल कंप्लेन दो तरीके का होगा, फिजिकल कंप्लेन और मेंटल कंप्लेन. फिजिकल कंप्लेन लाइक हेडेक, एंड मेंटल कंप्लेन जिसको कि मेंटल डिजीज़ बोलते हैं लाइक इंसैनिटी. तो ये जो मेंटल डिजीज़ सेक्शन है वो 210 से 230 तक है. एफोरिज्म 232 में अल्टरनेटिंग डिजीज़ है, जो कि सिर्फ सोरा एकान होगा या फिर सोरा एंड सिफिलिस दोनों माजम मिक्स्ड होगा. सो अल्टरनेटिंग डिजीज एफोरिज्म 232. एफोरिज्म 150 इंडिस्पोजिशन है, एंड एफोरिज्म 235 इंटरमिटेंट फीवर. सो इंटरमिटेंट फीवर एफोरिज्म 235. Question number 21. Vital force creates local affection in a chronic disease. A. To diminish the power of internal disease. B. To cure the internal disease. C. To silence the internal disease for some time. D. In response to antipathic treatment. And the answer is to silence the internal disease for some time. When in chronic disease, the vital force seems to silence this or that troublesome symptom of the internal affection. तो ये लाइन एग्जैक्ट लिखा हुआ है, तो उसको वो साइलेंस करता है इन केस ऑफ chronic disease. Question number 22. Alternating diseases are chronic diseases caused by SORA, SORA alone or sometimes complicated with syphilitic miasm, SORA alone or sometimes complicated with psychotic miasm, SORA alone or complicated with syphilitic and psychotic miasm. And the answer is SORA alone or sometimes complicated with syphilitic miasm. अगेन एफोरिज्म 232 जो कि अल्टरनेटिंग डिजीज़ है, उसका कॉज होगा या तो सिर्फ सोरा अलोन और समटाइम्स बट सेल्डम कॉम्प्लिकेटेड विथ अ सिफिलिटिक माइजम. क्वेश्चन नंबर 23. ट्रीटमेंट फॉलोड इन मेंटल डिजीज रिजल्टिंग फ्रॉम कॉर्पोरियल मैलेडीज विल बी ए. सेंसिबल एडवाइस, बी. psychical remedies that is display of confidence friendly exhortation along with appropriate diet and regime, C. acute non-antisodic medicines followed by antisodic medicine, D. antisodic medicine regulated mode of life along with auxiliary mental regime. And the answer is antisodic medicine regulated mode of life along with auxiliary mental regime. एफोरिज्म 228 में है
इन मेंटल एंड इमोशनल डिजीजेज रिजल्टिंग फ्रॉम कॉर्पोरियल मैलिडीज, उसमें होम्योपैथिक एंटीसोरिक मेडिसिन देना है प्लस ऑक्सिलरी मेंटल रिजीम भी। क्वेश्चन नंबर 24, हु अमंग द फॉलोइंग फर्स्ट सॉ द नेसेसिटी ऑफ प्रूविंग मेडिसिन ऑन हेल्दी ह्यूमन बीइंग? ए हैनेमैन, बी ब्रूजो, सी एल्बर्ट वॉन हॉलर, डी ग्रेसिलिस। एंड द आंसर इज एल्बर्ट वॉन हॉलर। एफोरिज्म 108 में मेंशन्ड है फुटनोट में, टेस्टिंग मेडिसिन फॉर देयर प्योर एंड पेक्यूलियर इफेक्ट्स इन डिरेंजिंग द हेल्थ ऑफ मैन, एल्बर्ट वॉन हॉलर ही अलोन बिसाइड्स माई सेल्फ सॉ द नेसेसिटी ऑफ दिस। तो नेसेसिटी देखा गया, इसका वैल्यू पता था, ही वॉज एल्बर्ट वॉन हॉलर, बट एक्चुअल में जो ड्रग प्रूविंग किए ही वॉज हैनेमैन। तो जिनका थॉट था एल्बर्ट वॉन हॉलर, बट जो एक्चुअल में किए हैनेमैन। क्वेश्चन नंबर 25, what is the disadvantage of external application of homeopathy medicine along with internal dose of medicine as given in 5th edition of Organ of Medicine? A. Many new symptoms appear after the disappearance of original symptom. B. Local symptoms will disappear sooner than the internal disease. C. Duration of treatment will be prolonged due to slow recovery. D. Difficulty in deciding potency and dose of medicine. And the answer is local symptoms will disappear sooner than the internal disease. Aphorism 197 में mentioned है, simultaneous local application along with the internal employment of the remedy, there is a great disadvantage that by such a topical application, topical means local application or external application, the chief symptom will usually be annihilated sooner than the internal disease। यानी कि जब हम internal and external दोनों मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं तो एक्सटर्नल का इफेक्ट पहले होगा एंड जो लोकल कंप्लेन होगा वो गायब हो जाएगा, जबकि इंटरनल डिजीज़ रह जाएगा। जबकि लोकल डिजीज़ रिफ्लेक्ट करता है इंटरनल डिजीज़ को, लोकल डिजीज़ बताता है कि बॉडी के अंदर कोई प्रॉब्लम है, तो वो इंडिकेटर है कि इंटरनल डिजीज़ ठीक हुआ या नहीं हुआ। तो जब हम एक्सटर्नल डिजीज़ को एनहिलेट कर रहे हैं बाय एक्सटर्नल एप्लीकेशन, तो वो इंडिकेटर ही ख़त्म हो जाता है, फिर पता नहीं चल रहा है कि इंटरनल डिजीज़ ठीक हुआ है या नहीं, क्योंकि इन कंपेरिजन टू इंटरनल डिजीज़ लोकल डिजीज़ जल्दी रिमूव हो जाता है विथ हेल्प ऑफ एक्सटर्नल एप्लीकेशन। क्वेश्चन नंबर 26, द मोस्ट प्रोलिफिक सोर्स ऑफ ऑल द इनन्यूमरेबल नेम्ड और अननेम्ड क्रॉनिक मेलेडीज अंडर विच मैनकाइंड ग्रोन्स इज सोरा, साइकोसिस, सिफिलिस, एक्सटर्नल मोड ऑफ ट्रीटमेंट। एंड द आंसर इज एक्सटर्नल मोड ऑफ ट्रीटमेंट। एफोरिज्म 203 में है, एक्सटर्नल मोड ऑफ ट्रीटमेंट इज मोस्ट प्रोलिफिक सोर्स ऑफ ऑल द इनन्यूमरेबल नेम्ड और अननेम्ड क्रॉनिक मेलेडीज अंडर विच मैनकाइंड ग्रोन्स। तो जो एक्सटर्नल मोड ऑफ ट्रीटमेंट होता है जिससे कारण डिजीज सप्रेस हो जाता है वो सबसे ज़्यादा डेंजरस है। क्वेश्चन नंबर 27, विच अमंग द फॉलोइंग इज फॉल्स रिगार्डिंग होम्योपैथिक एग्रीवेशन इन acute/chronic disease? A. Slight aggravation is always seen even when very small dose given owing to superior power of medicine. B. Homeopathic aggravation is seen in first few hours after the administration of medicine in acute as well as chronic disease. C. Slight aggravation is a good prognostic feature in acute disease. D. Smaller the dose, lesser will be the aggravation. And the answer is homeopathic aggravation is seen in first few hours after the administration of medicine in acute as well as chronic disease। ये स्टेटमेंट गलत है। एफोरिज्म 158 में है, slight aggravation during the first hour a very good prognostic that the acute disease as the medicinal disease must naturally be somehow stronger than the malady to be cured if it is to overpower the extinguish the later। तो स्लाइट एग्रीवेशन इज़ ए गुड प्रोग्नोस्टिक फीचर इन एक्यूट डिजीज़, ये स्टेटमेंट सही है, वो गुड प्रोग्नोस्टिक शो करता है अगर स्लाइट एग्रीवेशन हो रहा है। फिर है एफोरिज्म 159 में, द स्मॉलर द डोज ऑफ होम्योपैथिक रेमेडी इज सो मच द स्लाइटर एंड शॉर्टर इज द अपेरेंट इंक्रीज ऑफ द डिजीज़। तो जो स्टेटमेंट है स्मॉलर द डोज लेसर विल बी द एग्रीवेशन, ये स्टेटमेंट भी सही है। एफोरिज्म 160 में है, appropriate homeopathic medicine, not the very smallest possible, does always during the first hour after its ingestion produce a perceptible homeopathic aggravation।
तो जो स्टेटमेंट है स्लाइट एग्रीवेशन इज ऑलवेज सीन इवन व्हेन वेरी स्मॉल डोज गिवन ओइंग टू सुपीरियर पावर ऑफ मेडिसिन, ये स्टेटमेंट भी सही है कि बहुत कम डोज भी रहेगा तो एग्रीवेशन होगा, दैट इज होम्योपैथिक एग्रीवेशन। एफोरिज्म 161 में है, increase of the original symptom of a chronic disease can appear only at the end of treatment when the cure is almost or quite finished। तो जो स्टेटमेंट है होम्योपैथिक एग्रीवेशन इज सीन इन फर्स्ट फ्यू आवर्स आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिसिन इन एक्यूट एज वेल एज क्रॉनिक डिजीज, ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि क्रॉनिक डिजीज में ये एट द एंड ऑफ द ट्रीटमेंट में होता है, 6th एडिशन में है यानी 50 मिलीसिमल स्केल में। एफोरिज्म 167 में होम्योपैथिक एग्रीवेशन मेंशन्ड है, तो दो फेज 5th एडिशन एंड 6th एडिशन दोनों में अलग अलग कंडीशन लिखा हुआ है। 5th एडिशन में एक्यूट एंड क्रॉनिक डिजीज़ का डिफरेंट फेज है होम्योपैथिक एग्रीवेशन का, जबकि 6th एडिशन में एक्यूट एंड क्रॉनिकली डिफरेंट है। 5th एडिशन एक्यूट डिजीज़ में फर्स्ट और फ्यू आवर्स यानी कि मेडिसिन लेने के जस्ट 1 घंटे के अंदर एग्रीवेशन होगा या फिर कुछ घंटे के अंदर होगा, सो फर्स्ट और फ्यू आवर्स। जबकि क्रॉनिक डिजीज़ में है फर्स्ट 6, 8 और 10 डेज। वही 6th एडिशन में एक्यूट डिजीज़ का सेम है, फर्स्ट और फ्यू आवर्स, एंड क्रॉनिक डिजीज़ में है एट द एंड ऑफ ट्रीटमेंट, क्योंकि ये 50 मिलीसिमल स्केल है इसलिए एट द एंड ऑफ ट्रीटमेंट। 161 5th एडिशन, 161 6th एडिशन। 5th एडिशन में होम्योपैथिक एग्रीवेशन एक्यूट में फर्स्ट और फ्यू आवर्स एंड वेरी लॉन्ग स्टैंडिंग यानी क्रॉनिक डिजीज़ उसमें फर्स्ट 6, 8 और 10 डेज। जबकि 6th एडिशन में एक्यूट में फर्स्ट और फ्यू आवर्स सेम है, क्रॉनिक में appear only at the end of treatment when the cure is almost or quite finished, यानी जब पेशेंट ऑलमोस्ट ठीक हो चुका है, क्योर के बहुत नज़दीक है, उस समय एग्रीवेशन होगा। क्वेश्चन नंबर 28, those medicines with alternating action when first dose doesn't act even after being similimum, what should be the future course of treatment? A. Give a dose slightly increased potency. B. Give a complementary medicine. C. Wait without giving medicine for some time. D. Give another equally small dose of same medicine. And the answer is give another equally small dose of same medicine. Aphorism 251 में mentioned है, no improvement follows. He will in most cases soon affect his object by giving in acute diseases even within a few hours a fresh and equally small dose of same medicine. Question number 29. The apparent symptom caused by excess of homeopathic medicine will soon disappears when medicine is discontinued is called. Options are A. Drug dyscrasia, B. Secondary symptom, C. Shin symptom, D. Physiological symptom. And the answer is Shin symptom. Aphorism 248 में mentioned है, the apparent symptom that is Shin symptom caused by the excess of homeopathic medicine will soon disappear and leave undisturbed health in its wake. तो जब excessive homeopathic medicine दिया जाता है तो जो symptom produce होता है that is Shin symptom. क्वेश्चन नंबर 30, मैच द पेयर है, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। लिस्ट 1 में टाइप्स ऑफ डिजीज़ हैं एंड लिस्ट 2 में उसका डेफिनेशन है। लिस्ट 1 वन साइडेड डिजीज़, लोकल मैलेडीज, अल्टरनेटिंग डिजीज़, इंटरमीडिएट डिजीज़। लिस्ट 2 चेंजेस appearing on external part of the body but not confined to that part only. 2 certain disease alternating at uncertain interval. 3 disease of unvarying character returning at a fixed period. 4 displaying one or two principal symptoms with obscure almost all other. These are the options. And the answer is one-sided disease displaying one or two principal symptoms which obscure almost all other. B. Local maladies, changes appears on external part of the body but not confined to that part only. Alternating disease, certain disease alternating at uncertain interval. And intermittent disease, diseases of unvarying character returning at a fixed period. Aphorism 173 में है, वन साइडेड डिजीज, they display only one or two principal symptoms which obscure almost all others.
तो वन साइडेड डिजीज डिस्प्लेइंग वन और टू प्रिंसिपल सिम्टम विच ऑब्सक्योर ऑलमोस्ट ऑल अदर, ये वन साइडेड डिजीज है जिसमें कि एक या दो ही प्रिंसिपल सिम्टम रहेगा। एफोरिज्म 185 लोकल मेलेडीज, दोज चेंजेस एंड एलिमेंट्स दैट अपीयर ऑन द एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द बॉडी। सो जो मैच द पेयर था लोकल मेलेडीज में चेंजेस अपीयरिंग ऑन एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द बॉडी बट नॉट कन्फाइंड टू दैट पार्ट ओनली, ये इसी का स्टेटमेंट है। एफोरिज्म 231 सर्टेन मॉर्बिड स्टेट्स अल्टरनेट एट अनसर्टेन इंटरवल, उसको अल्टरनेटिंग डिजीज कहते हैं। डेफिनेशन 231 में है, जो नाम है द लेटर इज अल्टरनेटिंग डिजीजेज, वो 232 में है। सो अल्टरनेटिंग डिजीज, सर्टेन डिजीज अल्टरनेटिंग एट अनसर्टेन इंटरवल। एंड एफोरिज्म 233 इंटरमिटेंट डिजीज, morbid state of unvarying character returns at a tolerably fixed period, तो वो फिक्स्ड पीरियड पे आएगा। सो इंटरमिटेंट डिजीज, डिजीज ऑफ अनवेरिंग कैरेक्टर रिटर्निंग एट अ फिक्स्ड पीरियड। इंटरमिटेंट डिजीज, डिजीजेज विच रिकर एट सर्टेन पीरियड, तो एक सर्टेन पीरियड पे वो रिपीट होता है। दो तरीके का होगा इंटरमिटेंट डिजीज, एक होगा टिपिकल इंटरमिटेंट डिजीज, एक होगा अल्टरनेटिंग डिजीज। टिपिकल इंटरमिटेंट डिजीज, डिजीज ऑफ फिक्स्ड कैरेक्टर रिटर्न्स एट अ टॉलरेबली फिक्स्ड पीरियड, तो जो एक सर्टेन फिक्स्ड पीरियड पे आ रहा है वो टिपिकल इंटरमिटेंट डिजीज है। वो फर्दर दो तरीके का होगा, एफेब्राइल और नॉन फेब्राइल, जिसमें कि फीवर नहीं होगा, एंड द अनदर वन इज़ फेब्राइल और इंटरमिटेंट फीवर, उसमें फीवर होता है। तो वैसा डिजीज इंटरमिटेंट डिजीज जिसमें फीवर होता है उसको इंटरमिटेंट फीवर कहते हैं, जिसमें फीवर नहीं होता है वो एफेब्राइल इंटरमिटेंट डिजीज है। And the second one is alternating disease, diseases in which certain morbid states alternate at uncertain interval with morbid state of a different kind, तो वो uncertain interval होगा जबकि intermittent में fixed period होता है। and morbid states of a different kind, कोई दो disease जो कि आपस में alternate कर रहा है, बारी बारी आ रहा है, that is alternating disease। Question number 31, given below are two statements, one is labeled as assertion and the other is labeled as reason। Assertion, there are some medicine like Ignatia, Belladonna, Rustux, Bryannia, etc., whose power of altering man's health consists chiefly in alternating actions. And the reason is, it is a kind of primary action symptoms that are in part opposed to each other. These are the options. Both assertion and reason are true, and reason is correct explanation of assertion. Both assertion and reason are true, but reason is not the correct explanation of assertion. Assertion is true but reason is false. Assertion is false but reason is true. And then says both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion. Aphorism 251 में mentioned है, there are some medicines like Ignatia, also Bryannia and Rustux and sometimes Belladonna, whose power of altering man's health consists chiefly in alternating action, a kind of primary action symptoms that are of part opposed to each other। तो दो स्टेटमेंट है, there are some medicines like Ignatia, Belladonna, Rustux, Bryannia, etc., whose power of altering man's health consists chiefly in alternating actions। ये स्टेटमेंट सही है, ऑलमोस्ट एग्जैक्ट सेम लाइन है। एंड द अनदर वन, इट इज़ अ काइंड ऑफ प्राइमरी एक्शन सिम्टम्स दैट आर इन पार्ट अपोज टू ईच अदर। जस्ट उसके बाद का जो लाइन है तो ये लाइन एग्जैक्ट सेम है। तो ये दोनों स्टेटमेंट जो है वो सही है और एक दूसरे का सही एक्सप्लेनेशन है। सो असर्शन एंड रीजन दोनों करेक्ट है एंड रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। क्वेश्चन नंबर 32, in 6th edition of Organon of Medicine, the treatment advised for improperly treated chronic diseases with large dose of sulfur allopathically, the disease of choice is, choose the correct answer from the options given below। The options are, sulfur X should be administered by olfaction, mercurius met X should be administered by olfaction, thuja X should be administered by olfaction, carbovage X followed by sulfur X administered orally। And then says mercurius met X should be administered by olfaction। If the sulfur have formerly, it may be years since, been improperly given allopathically in large dose, smell a single time strongly at a globule the size of a mustard seed moistened with merc met X,
अगर सल्फर बहुत ज़्यादा डोज में एलोपैथिकली दिया गया है इन लार्ज डोजेज, देन मस्टर्ड सीड के साइज का ग्लोब्यूल को इनहेल करना है तो ऑल्फैक्शन थ्रू इसका ट्रीटमेंट होगा विथ मर्क मेट एक्स। क्वेश्चन नंबर 33, अकॉर्डिंग टू जेटी केंट, टू शॉर्ट रिलीफ ऑफ सिम्टम इन एक्यूट डिजीज बिकॉज ऑफ A. Structural change and organs are destroyed. B. Very high grade inflammatory action and the organ affected thereby threatened. C. There is latent organic condition present. D. Weak vital energy. And the answer is very high grade inflammatory action and the organ affected thereby threatened. The sixth observation is too short relief of symptom. If it is too short an evolution in acute cases, it is because such high grade inflammatory action in present that organs are threatened by the rapid process going on. सिक्स ऑब्जर्वेशन जिसमें कि टू शॉर्ट एमुलेशन होता है तो दो टाइप का होगा, एक एक्यूट केसेस का और एक टॉनिक केसेस का। अगर एक्यूट केस का बात करें, इट इज़ बिकॉज सच हाई ग्रेड इन्फ्लेमेटरी एक्शन इज प्रेजेंट दैट ऑर्गन आर थ्रेटेंड बाय द रैपिड प्रोसेसेस गोइंग ऑन। तो इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा होगा जिससे कारण टू शॉर्ट एमुलेशन होगा इन केस ऑफ एक्यूट केसेस एंड क्रॉनिक केसेस में। इट मीन्स दैट दे आर स्ट्रक्चरल चेंजेस एंड ऑर्गन्स आर डिस्ट्रॉयड और बीइंग डिस्ट्रॉयड और इन अ वेरी प्रिकेरियस कंडीशन। तो स्ट्रक्चरल चेंजेस होता है क्रॉनिक केसेस में। तो जब बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन का बात करेंगे तो वो एक्यूट केस में है एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस जो है वो क्रॉनिक केस में है। जो ऑप्शंस था, ऑप्शन ए स्ट्रक्चरल चेंज एंड ऑर्गन्स आर डिस्ट्रॉयड। अगर क्वेश्चन में एक्यूट डिजीज़ के बदले क्रॉनिक डिजीज़ लिखा होता तो आंसर ए होता, बट एक्यूट डिजीज़ है तो आंसर बी होगा, वेरी हाई ग्रेड इन्फ्लेमेटरी एक्शन एंड द ऑर्गन अफेक्टेड देयर बाय थ्रेटेंड। Question number 34. Alcohol was first used for preparation of medicine by A. Persians, B. Russians, C. Hahnemann, D. Bechols. And the answer is Hahnemann. एफॉइजन 267 में मैंशनड है कि अल्कोहल के बारे में डिस्कस बहुत हुआ था, बट फर्स्ट इट वाज प्रोसीड बाय मी यानी हैनेमन, क्योंकि ये ऑर्गन बुक है। एक स्टेटमेंट था ओ टेम्पोरा ओ मॉरिस जो कि अल्कोहल के यूज़ के लिए स्टेटमेंट यूज़ किया जाता था। सो पहली बार जो अल्कोहल यूज़ किया गया था फॉर मेडिसिनल पर्पस ही वाज हैनेमन। रिपर्टरी। क्वेश्चन नंबर 35. Which of the following rubric from BBCI is not given in the mind section of Kent's repertory? A. Positiveness, B. Playful, C. Passionate, D. Professing. And the answer is passionate. लेफ्ट साइड में BBCI है एंड राइट साइड में केंट रिपर्टरी है। सो BBCI में पैशनेट, प्लेफुल, पॉजिटिवनेस, प्रोफेसिंग ये चारों रूब्रिक है, जबकि केंट में प्लेफुल है, पॉजिटिवनेस है, प्रोफेसिंग है, बट पैशनेट रूब्रिक नहीं है। केंट रिपर्टरी में ही ओवर सेंसिटिव है, उसके ठीक बाद परसिस्ट्स है। पैशनेट रूब्रिक ये दोनों के बीच में आता है जो कि नहीं है। सो आंसर वुड बी पैशनेट, कि ये BBCI में तो रूब्रिक है बट केंट में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 36. इन विच ऑफ द फॉलोइंग चैप्टर ऑफ TPB दैट इज थेरेपेटिक पॉकेट बुक, जिसको कि BTPB भी कहते हैं, प्रोस्टेट इज मेंशनड? A. यूरिनरी ऑर्गन्स, B. यूरिन, C. मिक्चुरेशन, D. सेक्सुअल ऑर्गन्स। एंड द आंसर इज यूरिनरी ऑर्गन्स। यूरिनरी ऑर्गन्स में रूब्रिक है प्रोस्टेट। क्वेश्चन नंबर 37. मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2. लिस्ट 1 में रूब्रिक्स है एंड लिस्ट 2 में चैप्टर है BBCI का। रूब्रिक है होम सिकनेस, लेम्ब्रिक्वाइड्स, एब्यूलिशन, एपिलेप्सी, एंड चैप्टर है सेंसेशन एंड कंप्लेंट्स इन जनरल, सर्कुलेशन, माइंड, स्टूल। दीज आर द ऑप्शंस एंड द आंसर इज होम सिकनेस माइंड में है, लेम्ब्रिक्वाइड्स स्टूल में, एब्यूलिशन सर्कुलेशन में, एंड एपिलेप्सी सेंसेशन एंड कंप्लेंट्स इन जनरल में। तो माइंड में होम सिकनेस है, स्टूल में लम्ब्रिक्वाइड्स है, वॉर्म के अंडर में सब रूब्रिक है, तो वॉर्म स्टूल में है तो लम्ब्रिक्वाइड्स भी स्टूल में होगा। एब्यूलिशन रूब्रिक सर्कुलेशन में है
एंड एपिलेप्सी सेंसेशन एंड कंप्लेंट्स इन जनरल में। क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग रूब्रिक इज नॉट मेंशन्ड इन द जनरलिटीज चैप्टर ऑफ केंट रिपर्टरी? ए नर्सिंग चिल्ड्रेन, बी ओल्ड पीपल, सी मेनोपॉज, डी स्टूप शोल्डर्स। एंड द आंसर इज मेनोपॉज। जनरलिटीज में नर्सिंग चिल्ड्रेन है, ओल्ड एज है, जेनिटल्स में ही स्टूप शोल्डर्ड भी है, बट मेनोपॉज जेनिटल्स में नहीं है बल्कि फीमेल जेनिटेलिया में है, तो मेनोपॉज जेनिटल्स में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 39, विच आर द फॉलोइंग रिपर्टरी इन विच एब्डोमेन इज मेंशन्ड एज द फर्स्ट चैप्टर? ए अ सिनॉप्टिक की ऑफ मटेरिया मेडिका, बी सिंथेटिक रिपर्टरी बाय बाथल एंड क्लंकर, सी repertory of hearing guiding symptoms of our materia medica by Nair, D a concise repertory of homeopathic medicines by S.R. Phatak. And the answer is a concise repertory of homeopathic medicines by S.R. Phatak. तो S.R. Phatak का रिपर्टरी अल्फ़ाबेटिकल रिपर्टरी है, इसलिए एब्डोमेन चैप्टर जो है वो फर्स्ट चैप्टर होगा क्योंकि वो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में है। सो अ कंसाइज रिपर्टरी ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन बाय डॉक्टर S.R. फाटक, ये आंसर है। जबकि सिनॉप्टिक की ऑफ मटेरिया मेडिका CM बोगर का है, तो ये पार्ट जो है वो 3 पार्ट में है। फर्स्ट पार्ट एनालिसिस है, जो कि एक शॉर्ट रिपर्टरी इसमें कि पीरियड ऑफ एग्रीवेशन है, कंडीशन ऑफ एग्रीवेशन एंड एम्यूलेशन है, जनरलिटीज़ है एंड रीजनल रिपर्टरी है। तो इसमें एब्डोमेन नहीं है प्लानिंग कंस्ट्रक्शन में स्टार्टिंग में। सिंथेटिक रिपर्टरी इसमें 3 फेज होता है बाथल एंड क्लंकर का, मेंटल सिम्टम, फिजिकल जनरल एंड स्लीप ड्रीम सेक्स। तो फर्स्ट चैप्टर एब्डोमेन नहीं है। नर्व रिपर्टरी हेयरिंग गाइडिंग सिम्टम ऑफ आवर मटेरिया मेडिका, तो ये एनाटॉमिकल और रीजनल डिवीजन से है और 48 चैप्टर है, तो एनाटॉमिकली भी एब्डोमेन फॉर श्योर नहीं आएगा। तो ऐसा फाटक अल्फ़ाबेटिकली है, उसमें फर्स्ट चैप्टर एब्डोमेन है। क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग रूब्रिक इज नॉट गिवन इन सेक्शन ऑफ फेस ऑफ बोरिंग हसन थेरेपेटिक पॉकेट बुक, यानी कि BTPB? ए कॉमेडोन्स, बी येलो सैडल अक्रॉस अपर पार्ट ऑफ चिक्स एंड नोज, सी ड्रॉन, डी पैरोटिड ग्लैंड। एंड द आंसर इज पैरोटिड ग्लैंड। फेस में सारे सीक्वेंस में ही है, येलो सैडल अक्रॉस अपर पार्ट ऑफ चिक एंड नोज, कॉमेडोन्स जिसको कैक्ने भी कहते हैं, एंड ड्रॉन, ये सारा फेस में है। जबकि पैरोटिड ग्लैंड फेस में नहीं है बल्कि ईयर में है, ईयर में रूब्रिक है पैरोटिड ग्लैंड्स। क्वेश्चन नंबर 41, टेंडो एचिलिस इज मेंशन्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ BTPB और TPB? ए लो एक्सट्रीमिटीज, बी सेंसेशन, सी स्किन, डी एग्रीवेशन। एंड द आंसर इज लो एक्सट्रीमिटीज। रूब्रिक टेंडो एचिलिस लो एक्सट्रीमिटीज में है। टेंडो एचिलिस को ही एचिलिस टेंडन भी कहते हैं या फिर टेंडो कैल्केनियस भी कहते हैं। ये कैल्केनियम बोन से अटैच्ड होता है एंड एचिलिस जो है वो ग्रीक वॉरियर एचिलिस के नाम पर है, तो ये लो एक्सट्रीमिटीज में होगा क्योंकि ये हील में होता है। क्वेश्चन नंबर 42, इन BBCR अंडर द एग्रीवेशन एंड एम्यूलेशन इन जनरल चैप्टर विच ऑफ द फॉलोइंग रूब्रिक्स इज मेंशन्ड? ए इन्फ्लुएंजा, बी यूरिक एसिड डायथेसिस, सी हीमोफीलिया, डी एनीमिया। एंड द आंसर इज यूरिक एसिड डायथेसिस। तो चैप्टर एग्रीवेशन एंड एम्यूलेशन इन जनरल, उसमें यूरिक एसिड डायथेसिस रूब्रिक है। जबकि जो बाकी रूब्रिक है वो सेंसेशन एंड कंप्लेन का है। इन्फ्लुएंजा, एनीमिया एंड हीमोफीलिया, ये तीनों सेंसेशन एंड कंप्लेन इन जनरल का रूब्रिक है। क्वेश्चन नंबर 43, इन केंट्स रिपर्टरी द क्रॉस रेफरेंस गिवन फॉर द रूब्रिक रिजोल्यूट इज ए रिमॉर्स, बी रिपल्सिव, सी करेजियस, डी केयरलेस। एंड द आंसर इज करेजियस। तो केंट रिपर्टरी में माइंड में रिजोल्यूट है एंड क्रॉस रेफरेंस जो कि ब्रैकेट में मेंशन्ड होता है केंट रिपर्टरी में, वो करेजियस है। क्वेश्चन नंबर 44, इन कंटेक्स्ट टू जनरलिटी सेक्शन ऑफ केंट्स रिपर्टरी विच ऑफ द फॉलोइंग रूब्रिक इज गिवन when too much medicine has produced an oversensitive state and the remedies fail to act?
A. Heaviness. B. Lack of vital heat. C. Weakness. D. Irritability. And the answer is irritability. चैप्टर है जनरलिटीज, रूब्रिक है इरिटेबिलिटी, उसी में सब रूब्रिक है व्हेन टू मच मेडिसिन हैज़ प्रोड्यूस्ड एन ओवर सेंसिटिव स्टेट एंड रेमेडीज फेल टू एक्ट. दो मेडिसिन है फॉस्फोरिक एसिड एंड ट्यूक्रियम, दैट इज TMV. Question number 45. Given below are two statements in context to Kent's repertory. Statement 1. General rubric will include all the remedies that are related to the symptoms. Statement 2. Under rubric itching of palm, there are number of remedies, but Anagales is not included, though in sub-rubric itching palm rubbing ameliorates Anagales is mentioned. These are the options. And the answer is both statement 1 and 2 are correct. एक्सट्रीमिटीज़ में इचिंग, उसमें पाम, तो बहुत सारा मेडिसिन है बट इसमें एनागेलिस नहीं है, जबकि इचिंग रबिंग एम्युलेशन उसमें एनागेलिस है. अगर इसी फोटो को जूम करें तो इचिंग पाम बट इसमें एनागेलिस नहीं है. एम्ब्राग्रेशिया है, एनाकार्डियम में एपिस है, एनागेलिस नहीं है. बट सब रूब्रिक में इचिंग पाम रबिंग एम्युलेशन में एनागेलिस प्रेजेंट है. तो ये स्टेटमेंट जो है वो सही है. तो नॉर्मली जो जनरल रूब्रिक होता है लाइक ये पाम के अंडर में एनागेलिस होना चाहिए बट इस केस में नहीं है. तो दोनों स्टेटमेंट सही है. क्वेश्चन नंबर 46. गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स. स्टेटमेंट 1. In the generalities section of Kent's repertory, in the rubric undressing after aggravation, medicine Rumex is not mentioned. And statement 2. In the generalities section of Kent's repertory, in the rubric vaccination after antimonium tart, that is antim tart, is not mentioned. These are the options. And the answer is both statement 1 and statement 2 are correct. So generalities में undressing आफ्टर एग्रीवेशन, इसमें र्यूमेक्स नहीं दिया हुआ है. प्लैटिना है, पल्स है, रस्टक्स है, फिर सीपिया है, र्यूमेक्स नहीं है. एंड जेनेटिव में ही वैक्सीनेशन आफ्टर में एंटिमटाट नहीं है. एपिस है, आर्सेनिक है, एंटिमटाट नहीं है, जबकि ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन है इन सिम्टम्स के लिए. ये एलन की नोट का रेफरेंस है. र्यूमेक्स में एग्रीवेशन होता है व्हेन अनड्रेसिंग, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सिम्टम है र्यूमेक्स का, बट ये रूब्रिक में मेंशन नहीं है. उसी तरीके से एंटिमटाट बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन है फॉर बैड इफेक्ट्स ऑफ वैक्सीनेशन. ये भी एलन का रेफरेंस है जो कि रूब्रिक में नहीं दिया हुआ है केंट रिपर्टरी में. क्वेश्चन नंबर 47. विच ऑफ द फॉलोइंग चैप्टर ऑफ केंट्स रिपर्टरी विल यू फाइंड द रूब्रिक कॉफी एम्यूलेशन? ए. माइंड. बी. स्टमक. सी. माउथ. डी. जनरलिटीज. एंड द आंसर इज जनरलिटीज. जनरलिटीज में फूड, उसमें कॉफ़ी, देन एम्यूलेशन. कोई भी चीज़ जो डिज़ायर एंड एवर्शन है केंट में वो स्टमक में है, बट जो इंटॉलरेंस है वो जनरलिटीज में है, इसलिए कॉफ़ी एम्यूलेशन जो है वो भी जनरलिटीज में जाएगा. क्वेश्चन नंबर 48. इन विच ऑफ द फॉलोइंग चैप्टर्स ऑफ केंट रिपर्टरी द रूब्रिक ईट रिफ्यूज टू इज मेंशन्ड? ए. माइंड. बी. एपेटाइट. सी. एब्डोमेन. डी. माउथ. एंड द आंसर इज माइंड. सो माइंड में ईट रिफ्यूजेस टू, ये रूब्रिक जो है वो माइंड में है. क्वेश्चन नंबर 49. पेशेंट कम विथ सिम्टम ऑफ बर्निंग इन सोल्स एट नाइट. इन दिस कॉन्टेक्स्ट अरेंजमेंट ऑफ रूब्रिक अकॉर्डिंग टू केंट्स रिपर्टरी इज. ऑप्शंस आर एक्सट्रीमिटीज, पेन, बर्निंग, लोअर लिम्ब, फुट, सोल, नाइट. बी में एक्सट्रीमिटीज, बर्निंग, पेन, फुट, सोल, नाइट. फिर है एक्सट्रीमिटीज, फुट, सोल, बर्निंग, पेन, नाइट. डी एक्सट्रीमिटीज, बर्निंग, सोल, नाइट ड्यूरिंग. एंड द आंसर इज एक्सट्रीमिटीज, देन पेन, देन बर्निंग, देन लोअर लिम्ब, देन फुट, देन सोल, देन नाइट. सो दिस इज द रूब्रिक. एक्सट्रीमिटीज, सबसे पहले एक्सट्रीमिटीज है, उसके बाद पेन, उसके बाद बर्निंग, देन लोअर लिम्ब, उसके बाद फुट, उसके बाद सोल, and at last night. Question number 50. In the repertory of homeopathic materia medica by Kent,
विच ऑफ द फॉलोइंग चैप्टर्स हैव बीन गिवन rubric freckles? A. Skin, B. Genitals, C. Nose, D. Mind. And the options are A and B only, C and D only, A and C only, and B and D only. आंसर इज ए एंड सी ओनली, यानी स्किन में एंड नोज दोनों में फ्रेकल्स है. स्किन में फ्रेकल्स रूब्रिक है एंड नोज में भी फ्रेकल्स है. एक एक्स्ट्रा है जो कि ऑप्शन में नहीं था, दैट इज फेस. फेस में भी फ्रेकल्स है, बट फेस ऑप्शन में नहीं है. ऑप्शन में सिर्फ स्किन, जेनिटल्स, नोज एंड माइंड है. तो स्किन एंड नोज में तो है, फेस में भी है जो कि ऑप्शन में नहीं है. फार्मेसी. क्वेश्चन नंबर 51. 80% alcohol concentration is equal to A 60 degree OP, B 50 degree OP, C 40 degree OP, D 30 degree OP, यानी overproof. And the answer is 40 degree OP. Rectified spirit 40 degree OP. It is prepared by mixing 7 parts of a strong alcohol with 1 part of purified water, both by volume. It contains 73.37% by weight of strong alcohol. 73.37 जो कि राउंड फिगर में 80% होगा. So answer 40 degree OP. Question number 52. When the total weight of drugs to be sampled is less than 10 kg, the final official sample weigh less than A 500 gram, B 250 gram, C 125 gram, D 100 gram. And the answer is 125 gram. तो सैंपल में where the total weight of the drug sample is less than 10 kg, तो उसमें जब फर्दर करते हैं the official sample weigh at least 125 gram. So answer will be 125 gram. Question number 53. Following homeopathic drugs are prepared under class 5A of old Hahnemannian method except A. Acidum aceticum, B. Ammonium muriaticum, C. Acid benzoicum, D. Argentum nitricum. And the answer is Acidum benzoicum. ड्रग्स अंडर क्लास 5A एसिटिक एसिड है, म्यूरेटिक एसिड है, आर्जेंटम नाइट्रिकम है. और इसे देखा जाए तो ये सारा वाटर सॉल्यूबल है. एसिटिक एसिड वाटर सॉल्यूबल है, म्यूरेटिक एसिड दैट इज HCl वो भी वाटर सॉल्यूबल है, जबकि बेंजोइक एसिड जो है वो वाटर सॉल्यूबल नहीं होगा. तो जब वो वाटर सॉल्यूबल नहीं होगा, वो बेंजीन ग्रुप का है, तो वैसे भी अलग ग्रुप का हो जाता है. तो उससे भी एक आइडिया मिल जाता है. सो एसिटिक एसिड, म्यूरेटिक एसिड एंड आर्जेंटम नाइट्रिकम ये तीनों 5A का है एंड बेंजोइक एसिड 5A का नहीं बल्कि 6A का है. सो एसिड बेंजोइकम नहीं होगा, यही आंसर है क्योंकि ये 5A का नहीं है, 6A का है. 3 ways according to the sources, solubility and moisture content of drug substance. तो ये हैनेमैनियन मेथड है. 3 तरीके का होता है. बाय इमर्शन ऑफ ड्रग सब्सटेंसेज ऑफ वेजिटेबल एंड एनिमल किंगडम इन अ स्ट्रॉन्ग अल्कोहल, और जो बनेगा उसको मदर टिंक्चर कहेंगे. यानी कि जो ड्रग सब्सटेंस है वेजिटेबल किंगडम का या एनिमल किंगडम का, उसको स्ट्रॉन्ग अल्कोहल में इमर्स करके रखते हैं और जो कंटेंट आएगा उसको मदर टिंक्चर कहेंगे. या फिर बाय डिजॉल्विंग ड्रग सब्सटेंसेज ऑफ मिनरल एंड केमिकल इन प्योरीफाइड वाटर और अल्कोहल. तो जब उसको प्योरीफाइड वाटर या अल्कोहल में मिनरल या केमिकल को जब डिजॉल्व करते हैं तो वो मदर सॉल्यूशन कहलाता है. थर्ड है बाय ग्राइंडिंग फ्रॉम ऑल सोर्सेज, उसको ट्रैचुरेशन करते हैं. जब दोनों नहीं कर सकते, नहीं उसको इमर्स कर सकते हैं, नहीं डिज़ोल्व कर सकते हैं क्योंकि ये इनसॉल्यूबल होता है, तो उसको ग्राइंड करते हैं और इस प्रोसेस को ट्रैचुरेशन करते हैं. मदर टिंक्चर 4 तरीके का होगा. मोस्ट जूसी प्लांट जो कि क्लास 1 में आएगा, मीडियम जूसी क्लास 2 में, लिस्ट जूसी क्लास 3 में एंड ड्राइड वेजिटेबल एंड एनिमल सब्सटेंसेज वो क्लास 4 में आएगा. मदर सॉल्यूशन 2 तरीके का होगा. एक्वस सॉल्यूशन जो कि वाटर में सॉल्यूबल होता है, अल्कोहलिक सॉल्यूशन जो कि अल्कोहल में सॉल्यूबल होता है. एक्वस सॉल्यूशन फर्दर जो कि क्लास 5 है एंड अल्कोहलिक सॉल्यूशन क्लास 6 है. एक्वस सॉल्यूशन यानी क्लास 5 फिर फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड होता है, 5A एंड 5B. जो इजली सॉल्यूबल है वाटर में वो 5A है, जो इजली सॉल्यूबल है वाटर में बट सॉल्यूबल इन लार्जर क्वांटिटी ऑफ वाटर वो 5B है. उसी तरीके से क्लास 6 का बात करें वो भी 2 तरीके का होता है, 6A 6B. तो जो इजली सॉल्यूबल है अल्कोहल में वो 6A है
जो इजली सॉल्यूबल है अल्कोहल में बट लार्ज अमाउंट ऑफ अल्कोहल में, वो 6B है। ट्राइट्यूरेशन 3 क्लास इसमें होगा, क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9। जो ड्राई है इनसॉल्युबल मेडिसिनल सब्सटेंस है वो क्लास 7 में होगा। जो लिक्विड इनसॉल्युबल सब्सटेंस है लाइक पेट्रोलियम क्लास 8 में होगा। एंड फ्रेश वेजिटेबल एंड एनिमल सब्सटेंस क्लास 9 में होगा, जिसको कि अब डिस्कार्ड कर दिया गया, ये आउटडेटेड है। तो जो ऑप्शन में था 6A बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड अल्कोहल में सॉल्युबल होगा ना कि वाटर में, इसलिए वो 6A में है। बाकी एसिटिक एसिड, म्यूरेटिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड 5A में है। क्वेश्चन नंबर 54, लैनोलिन हैज़ फॉलोइंग प्रॉपर्टीज: A melting point 36 to 42 degrees centigrade, B contain not more than 2.5% of water, C melting point 42 to 50 degrees centigrade, D contain more than 0.25% of water, E freely soluble in solvent ether and chloroform। तो दो ऑप्शन एक जैसा है मेल्टिंग पॉइंट का, एंड दो ऑप्शन एक जैसा है वाटर कंटेंट का। These are the options and the answer is A, D, E only। यानी melting point 36 to 42 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, contain not more than 0.25% of water, freely soluble in solvent ether and chloroform। क्योंकि वो फैट होता है लैनोलिन, इसलिए वो सॉल्वेंट एथर एंड क्लोरोफॉर्म में सॉल्युबल है। लैनोलिन एनहाइड्रस, इसका मेल्टिंग पॉइंट 36 डिग्री सेंटीग्रेड टू 42 डिग्री सेंटीग्रेड, ये आंसर सही है। फिर सॉल्युबिलिटी में इनसॉल्युबल इन वाटर, स्पेरिंगली सॉल्युबल इन कोल्ड अल्कोहल, फ्रीली सॉल्युबल इन सॉल्वेंट एथर एंड CH-Cl3 दैट इज क्लोरोफॉर्म, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। फिर लैनोलिन इज प्यूरिफाइड वैक्स लाइक सब्सटेंस फ्रॉम वूल ऑफ शिप ओविस एरिस लिने that has cleaned, decolorized and deodorized, it contains not more than 0.25% of water। ये एनहाइड्रस होता है, तो 0.25% से ज़्यादा वाटर नहीं होता है। तो जो स्टेटमेंट है कंटेन नॉट मोर देन 0.25% ऑफ वाटर, ये स्टेटमेंट भी सही है। तो जो एक और जो मल्टी पॉइंट का ऑप्शन था दैट इज़ 42 to 50 डिग्री सेंटीग्रेड, ये स्टेटमेंट गलत है। एंड कंटेन नॉट मोर देन 2.5% ऑफ वाटर, ये स्टेटमेंट भी गलत है, क्योंकि 2.5 नहीं होगा बल्कि 0.25 होगा। क्वेश्चन 55, विच सेक्शन ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल प्रोवाइड्स द रूल्स रिगार्डिंग प्रोहिबिशन ऑफ क्वांटिटी एंड परसेंटेज ऑफ इथाइल अल्कोहल? 106A, 106B, 126A, 85F। एंड द आंसर इज 106B। 106B प्रोहिबिशन ऑफ क्वांटिटी एंड परसेंटेज, तो ये 106B में आएगा। नो होम्योपैथिक मेडिसिन कंटेनिंग मोर देन 12% अल्कोहल V/V यानी वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इथाइल अल्कोहल शैल बी पैक्ड एंड सोल्ड इन पैकिंग और बॉटल ऑफ मोर देन 30 मिलीलीटर्स एक्सेप्ट दैट इट मे बी सोल्ड टू हॉस्पिटल डिस्पेंसरीज इन पैकिंग और बॉटल्स ऑफ नॉट मोर देन 100 ml। तो ये 106B में है मैंशनड। क्वेश्चन नंबर 56, arrange the following number of monograph according to their chronological order of publication of homeopathic pharmacopoeia of India: A 114, B 107, C 101, D 104, E 10। इसके लिए दो चीज़ याद रखना होगा, पहला कि कौन सा HPI कब आया था, एंड दूसरा किसमें कितना मोनोग्राफ है। These are the options and the answer is EBADC, यानी सबसे पहले 100, फिर 107, फिर 114, 104 एंड एट लास्ट 101। ये रेफरेंस है। तो सबसे पहला जो आया था वो तो 1971 में आया था। उसके बाद जो 100 मेंशनड है वो 1974 में आया था, इसलिए सबसे पहले 1974 का होगा, दैट इज़ 100। उसके बाद 1984 जिसमें कि 107 था, 4th वॉल्यूम, पहले 2nd वॉल्यूम है फर्स्ट ऑप्शन में। उसके बाद 4th वॉल्यूम है जो कि 1984 में आया था। उसके बाद 1986 में 114 जो कि 5th वॉल्यूम है। उसके बाद 1990 जो कि 6th वॉल्यूम है, उसमें 104 मोनोग्राफ है, एंड 2000 जिसमें कि 101 मोनोग्राफ है। तो क्रोनोलॉजिकली देखा जाए तो ये प्रॉपर अरेंजमेंट होगा। रेफरेंसेस फार्मेसी के लिए मंडल एंड मंडल, रिपोर्टरी के लिए SK तिवारी दैट इज शशिकांत तिवारी, केंट रिपोर्टरी
BBCR, BTPB, ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन के लिए आदि डजन, AK दास पार्ट 1, 2 एंड 3, मटेरिया मेडिका के लिए एलेंस की नोट, बोधिक मटेरिया मेडिका एंड केंट मटेरिया मेडिका। Thank you for your time.